नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 35 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालयों पर। तो आज बात हो रही है उन अदालतों की जो स्टेट जुडिशरी के पिरामिड में हाई कोर्ट के नीचे आती हैं। हाँ बिल्कुल, आम भाषा में जिन्हें लोअर कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। सही। और ये इसलिए क्योंकि ये सीधे राज्य के हाई कोर्ट के सुपरविजन और कंट्रोल में काम करती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल का स्ट्रक्चर होता है ना, प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, एक हायरार्की होती है। हाँ बिल्कुल वही। जुडिशरी में भी हाई कोर्ट के नीचे ये कोर्ट्स आती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उससे भी निचले स्तरों पर। आज हम जरा गौर से देखेंगे कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन अदालतों के ऑर्गेनाइजेशन यानी गठन और सबसे जरूरी इनकी इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है। और खासकर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से इनकी दूरी कैसे बनी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सारी बातें संविधान के पार्ट वी में आर्टिकल्स 233 से 237 तक दी गई हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस। आर्टिकल 233 इनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन की बात करता है। तो ये करता कौन है, मतलब ये पावर किसके हाथ में है? तो ये जिम्मेदारी दी गई है राज्य के गवर्नर को। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। अच्छा। गवर्नर ये काम अकेले नहीं करते, उन्हें राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श यानी कंसल्टेशन करना होता है। और ये कंसल्टेशन शब्द यहाँ बहुत वजन रखता है ना, ये सिर्फ मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ चाय पर चर्चा नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नर साहब सुबह उठे और सोचा चलो आज फलाने व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज बना देते हैं। एक पूरी प्रोसेस है। सही। तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए चाहिए क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हाँ बिल्कुल, संविधान ने इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस तय की हैं। पहली शर्त, वो व्यक्ति कैंडिडेट बनते समय पहले से केंद्र या राज्य सरकार की सर्विस में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब कोई मौजूदा सरकारी अफसर सीधे जज नहीं बन सकता? नहीं, इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई व्यक्ति सरकार का हिस्सा रहते हुए जज ना बने, ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे। हाँ, ये तो जरूरी है। सोचिए, अगर कोई सरकारी वकील सीधे जज बन जाए तो उसके पुराने एफिलिएशंस का असर उसके फैसलों पर पड़ सकता है ना? बिल्कुल। दूसरी क्वालिफिकेशन है अनुभव की। उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल तक एडवोकेट यानी वकील या प्लीडर के तौर पर प्रैक्टिस करने का अनुभव होना चाहिए। 7 साल का मिनिमम रिक्वायरमेंट ये इसलिए है ताकि जज बनने वाले व्यक्ति को कानून की, अदालती कार्यवाही की, सबूतों की परख हो। हाँ, कोर्टरूम का माहौल, दलीलों का वजन, ये सब समझने के लिए अनुभव तो चाहिए ही। कॉलेज से निकलते ही सीधे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन सकते। सही बात है। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण शर्त, नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट द्वारा उसकी सिफारिश, रिकमेंडेशन की जानी चाहिए। फिर से हाई कोर्ट, तो देखिए गवर्नर नियुक्त करते हैं लेकिन नाम कौन सुझा रहा है? हाई कोर्ट। हाँ, फिर से वही बात, हाई कोर्ट का रोल कितना सेंट्रल है इस पूरी प्रक्रिया में। गवर्नर के पास रिकमेंडेशन आने के बाद ही अपॉइंटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है। और ये जो कंसल्टेशन वाली बात है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में इस शब्द की व्याख्या की है। अच्छा, क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने बार बार कहा है कि गवर्नर द्वारा हाई कोर्ट से किया जाने वाला एक कंसल्टेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई खोखली प्रक्रिया नहीं है। ये कंसल्टेशन फुल, इफेक्टिव और बाइंडिंग नेचर का होना चाहिए। मतलब हाई कोर्ट की राय को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। समझ गया। यहाँ संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने कितनी खूबसूरती से शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर बनाया है। कैसे? अपॉइंटमेंट की फॉर्मल पावर कार्यपालिका, गवर्नर को दी, लेकिन साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट को इस प्रोसेस का एक मजबूत पिलर बना दिया। हाँ, ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल। कार्यपालिका अपनी मनमर्जी से नियुक्तियां नहीं कर सकती। न्यायपालिका की विशेषज्ञता और सहमति जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि जुडिशरी में आने वाले लोग क्वालिफाइड हों और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से यथासंभव दूर रहें। अच्छा, ये तो ही डिस्ट्रिक्ट जजों की बात। अब इनसे नीचे के स्तर पर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा भी तो राज्य की जुडिशियल सर्विस में और भी पद होते हैं, जैसे सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन वगैरह। हाँ बिल्कुल होते हैं। उनकी नियुक्ति कैसे होती है? क्या वहाँ भी यही प्रोसेस फॉलो होता है? नहीं, यहाँ प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है।
इन पदों पर नियुक्ति भी करते तो गवर्नर ही हैं, अच्छा, लेकिन इस बार कंसल्टेशन 2 बॉडीज से करना होता है। पहला राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीसी, और दूसरा हाई कोर्ट। ओ, तो यहाँ एसपीसी का रोल भी आ जाता है। हाँ, ये प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति से थोड़ी अलग है और इसका कारण भी समझा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज का पद काफी सीनियर होता है, अक्सर प्रमोशन से या बार से सीधे अनुभवी वकीलों की नियुक्ति होती है। लेकिन जो बाकी जुडिशियल सर्विस के पद हैं, खासकर एंट्री लेवल पोस्ट्स जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन, इन पर भर्ती अक्सर बड़ी संख्या में होती है। हाँ, ज्यादा वैकेंसीज होती होंगी। बिल्कुल, इसके लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन आयोजित करने की जरूरत पड़ती है, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए होता है। अच्छा, इसलिए एसपीसी। हाँ, अब एसपीएससी जैसा कि हम जानते हैं राज्य स्तर पर इस तरह की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाली एक्सपर्ट बॉडी है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस है। तो एसपीएससी को शामिल करने से एक स्टैंडर्डाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। एग्जैक्टली, एक तरह से ये एफिशिएंसी और फेयरनेस लाता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट का कंसल्टेशन अनिवार्य है। अच्छा, तो एसपीएससी के साथ साथ हाईकोर्ट भी? हाँ, एसपीएससी परीक्षा आयोजित कर सकता है, रिजल्ट्स निकाल सकता है, इंटरव्यूज ले सकता है, लेकिन अंतिम चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में हाईकोर्ट की सलाह महत्वपूर्ण है। मतलब एसपीएससी की भूमिका रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक सीमित हो सकती है, लेकिन जुडिशियल एस्पेक्ट पर हाईकोर्ट का कंट्रोल बना रहता है। बिल्कुल सही। ये फिर से दिखाता है कि न्यायिक पदों पर नियुक्ति में, चाहे वो एंट्री लेवल ही क्यों ना हो, न्यायपालिका की भूमिका को कम नहीं किया गया है। इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होता है। ये बात तो समझ आ गई, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देख लिया, लेकिन नौकरी मिलने के बाद क्या? जजों के डे टू डे कामकाज, उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, उनका प्रमोशन कब होगा, उन्हें छुट्टी चाहिए तो कौन देगा, इन सब पे कंट्रोल किसका रहेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ आर्टिकल 235 तस्वीर में आता है। और ये पहलू जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए शायद अपॉइंटमेंट से भी ज्यादा क्रिटिकल है ना? मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 235 इस मामले में बिल्कुल साफ है, कोई एम्बिग्विटी नहीं छोड़ता। ये कहता है कि जिला अदालतों और उनसे नीचे की सभी अधीनस्थ अदालतें, जिनमें काम करने वाले सभी न्यायिक अधिकारी शामिल हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज के पद से नीचे हैं, हाँ, उन पर नियंत्रण, कंट्रोल पूरी तरह से हाईकोर्ट में निहित, वेस्टेड होगा। पूरी तरह से हाईकोर्ट के पास। और इस कंट्रोल में क्या क्या शामिल है? पोस्टिंग, प्रमोशन और लीव देना, ये सब हाईकोर्ट तय करेगा। बिल्कुल, और इसका कारण एकदम स्पष्ट है और ये भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रीढ़ की हड्डी है। जमीनी स्तर पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करना। कैसे? मतलब क्यों इतना जरूरी है ये? जरा सोचिए, अगर किसी जज की पोस्टिंग, उसका प्रमोशन या उसकी छुट्टी की अर्जी सरकार के किसी विभाग या मंत्री के पास जाती तो क्या होता? दबाव बनता बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, उस जज पर कितना दबाव होता। अगर कोई जज सरकार या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई फैसला सुनाने वाला हो तो उसे डर लग सकता है कि कहीं उसकी पोस्टिंग किसी रिमोट इलाके में ना कर दी जाए, या उसका प्रमोशन सालों तक लटका दिया जाए, या छुट्टी ही मंजूर ना हो। इस तरह का डर न्याय के लिए घातक है। सही बात है। इसीलिए संविधान ने ये कंट्रोल पूरी तरह से हाईकोर्ट को दिया है। हाईकोर्ट एक तरह से इन सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए गार्डियन की तरह काम करता है, उन्हें बाहरी दबावों से बचाता है, चाहे वो कार्यपालिका से हो या किसी और ताकतवर स्रोत से। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि निचली अदालत के जज बिना किसी डर या पक्षपात, मतलब फियर और फेवर के, सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर अपना काम कर सकें। हाँ, उनकी सर्विस कंडीशंस का कंट्रोल न्यायपालिका के ही हाथ में रहने से उनकी स्वतंत्रता बनी रहती है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। रोजमर्रा के कामकाज में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कंट्रोल हाईकोर्ट के पास होना कितना जरूरी है। अब आते हैं आर्टिकल 236 पर। ये एक तरह का ग्लॉसरी सेक्शन है ना, जो कुछ शब्दों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करता है। हाँ, क्योंकि कानून में शब्दों का प्रिसाइज मीनिंग बहुत मायने रखता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ये जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज शब्द बार बार आ रहा है। आर्टिकल 236 बताता है कि इस टर्म में कौन कौन शामिल हैं। और लिस्ट काफी लंबी है। जज, हाँ, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज और असिस्टेंट सेशंस जज। बाप रे, मतलब ये काफी ब्रॉड डेफिनेशन है। हाँ, बहुत व्यापक। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट
और आर्टिकल 235 कंट्रोल के प्रावधान इन सभी पदों पर लागू होते हैं। ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 236 न्यायिक सेवा जुडिशियल सर्विस को भी डिफाइन करता है। हाँ, ये कहता है कि ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक्सक्लूसिवली यानी केवल वही लोग शामिल हैं जिनका इरादा डिस्ट्रिक्ट जज का पद और डिस्ट्रिक्ट जज के पद से नीचे के अन्य सिविल न्यायिक पदों सिविल जुडिशियल पोस्ट्स को भरना है। यहाँ सिविल शब्द पर ध्यान देना जरूरी लगता है। बिल्कुल, ये परिभाषाएं बहुत जरूरी हैं। ये लीगल क्लैरिटी के लिए फंडामेंटल है। हाँ। जब संविधान कहता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर करेंगे या न्यायिक सेवा पर हाई कोर्ट का कंट्रोल होगा, तो ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हम किन पदों की बात कर रहे हैं। नहीं तो एम्बिग्विटी रहती। हाँ, अगर ये परिभाषाएं ना हो तो लगातार विवाद होते रहेंगे कि क्या असिस्टेंट सेशंस जज भी जिला न्यायाधीश माने जाएंगे, क्या फला मजिस्ट्रेट न्यायिक सेवा का हिस्सा है या नहीं। सही। ये डेफिनेशन सुनिश्चित करती हैं कि आर्टिकल्स 233, 235 जैसे प्रावधानों का एप्लीकेशन यूनिफॉर्म हो और न्यायिक सेवा की परिभाषा में सिविल जुडिशियल पोस्ट पर जोर देना महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर उन जजेस को रेफर करता है जो सिविल लॉ के मामलों को देखते हैं या क्रिमिनल मामलों में भी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उन्हें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से अलग रखने के लिए। हाँ, बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का काम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने जैसा ज्यादा होता है और उनका कंट्रोल अक्सर कार्यपालिका के पास होता है। तो ये डिस्टिंक्शन भी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को रीइंफोर्स करता है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना। बिल्कुल, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब आते हैं आर्टिकल 237 पर। ये गवर्नर को एक खास शक्ति देता है जो व्यवस्था में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। ये क्या है? आर्टिकल 237 गवर्नर को ये पावर देता है कि वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके निर्देश दे सकते हैं कि इस चैप्टर के प्रावधान, मतलब आर्टिकल्स 233 से 236 तक की बातें, अपॉइंटमेंट, कंट्रोल, डेफिनेशंस वगैरह। हाँ, वो प्रावधान राज्य में किसी खास क्लास या क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पर भी लागू होंगे, वैसे ही जैसे वे जुडिशियल सर्विस के मेंबर्स पर लागू होते हैं। अच्छा। और गवर्नर ये भी निर्देश दे सकते हैं कि ये प्रावधान कुछ मॉडिफिकेशंस या एक्सेप्शंस के साथ लागू होंगे, जैसा नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया जाए। तो ये सिस्टम को एडेप्टेबिलिटी या लचीलापन देता है। एग्जैक्टली। हो सकता है किसी राज्य में कुछ विशेष प्रकार के मैजिस्ट्रेट्स हों जिनके काम की नेचर जुडिशियल फंक्शंस के बहुत करीब हो। ऐसे में उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी समझा जा सकता है कि उन्हें भी अपॉइंटमेंट और कंट्रोल के मामले में हाई कोर्ट के दायरे में लाया जाए। आर्टिकल 237 ऐसा करने की शक्ति देता है। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान निर्माता ये समझते थे कि भविष्य में जरूरतें बदल सकती हैं और उन्होंने सिस्टम को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करने की गुंजाइश रखी। बेशक गवर्नर ये फैसला अकेले नहीं लेंगे, इसमें राज्य सरकार और हाई कोर्ट की सलाह शामिल होगी। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हमेशा काम नहीं करता। अच्छा, अब इस डिस्कशन के आखिरी में एक और आर्टिकल का जिक्र करना जरूरी है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 233A। हाँ, 20th संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा लाया गया था। इसका क्या मकसद था? ये क्यों जरूरी हुआ? आर्टिकल 233A एक वैलिडेटिंग प्रोविजन है, मतलब किसी चीज को कानूनी तौर पर सही ठहराने वाला प्रावधान। और इसे रिट्रोस्पेक्टिवली यानी भूतकाल से प्रभावी रूप से लागू किया गया। हाँ, इसका मुख्य काम था कुछ खास जिला न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स या प्रमोशंस को वैलिडेट करना, जो शायद आर्टिकल 233 या 235 में बताई गई प्रोसीजर का पूरी तरह पालन किए बिना हो गई थी। अच्छा, मतलब प्रक्रिया में कुछ कमी रह गई होगी शायद। हाँ, और साथ ही उन जजों द्वारा दिए गए जजमेंट्स, डिक्रीज, ऑर्डर्स और सेंटेंसेस को भी वैलिडेट करना। तो ऐसा करने की नौबत क्यों आई होगी? हुआ ये था कि कुछ राज्यों में जिला जजों की नियुक्तियां या पदोन्नतियां ऐसी हो गई थीं जो संविधान के आर्टिकल 233 या 235 की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थीं, जैसे शायद हाई कोर्ट से प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हुआ हो। जब ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे तो कोर्ट ने ऐसी नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया। ओहो, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई होगी। बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर किसी जज की नियुक्ति ही अवैध हो गई तो उसके द्वारा सालों में दिए गए हजारों फैसले, डिग्रियां, सजाएं, सब पर सवाल खड़ा हो गया। वो सब भी टेक्निकली अवैध हो जाते। बिल्कुल।
इससे तो न्याय व्यवस्था में भूचाल आ जाता, कितने पुराने केस फिर से खोलने पड़ते, कितनी अनिश्चितता फैल जाती। इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए हाँ, और व्यवस्था को कोलैप्स होने से बचाने के लिए संसद ने संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 233A जोड़ा। इसने एक कट ऑफ डेट से पहले हुई ऐसी अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग्स को जो सिर्फ प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर इनवैलिड थीं और उनके द्वारा दिए गए फैसलों को रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट कर दिया। शर्त ये थी कि वो व्यक्ति अपॉइंटमेंट के समय डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड था। हाँ, ये जरूरी था। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जरूरत पड़ने पर पिछली गलतियों को, खासकर प्रोसीजरल एरर्स को सुधारने की क्षमता रखता है, ताकि न्याय व्यवस्था का कामकाज स्मूथली चलता रहे और आम लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल। लीगल सिस्टम में कंटिन्यूटी और सर्टेनिटी बनाए रखना भी जरूरी है। ये सिस्टम की सेल्फ करेक्टिंग एबिलिटी का एक उदाहरण है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक खामियों की वजह से न्याय का पहिया रुक न जाए। तो ये थी अधीनस्थ न्यायालयों यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उनसे नीचे की अदालतों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की एक काफी विस्तृत चर्चा। हाँ, हमने देखा कि कैसे संविधान ने नियुक्ति से लेकर नियंत्रण तक हर कदम पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, खासकर कार्यपालिका के प्रभाव से बचाने के लिए कितने मजबूत सेफगार्ड्स बनाए हैं। और इसमें हाईकोर्ट को एक केंद्रीय और कह सकते हैं अभिभावक जैसी भूमिका दी गई है। बिल्कुल सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे भारतीय अधीनस्थ न्यायपालिका की संरचना और क्षेत्राधिकार मतलब स्ट्रक्चर और जुरिस्डिक्शन पर। ये इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 35 का फोकस है। हाँ बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आम आदमी का वास्ता इन्हीं अदालतों से ज्यादा पड़ता है। सही कहा। देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में हाई कोर्ट के नीचे जो अदालतें हैं उनका जो पूरा ढांचा है, उनके अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन और यहाँ तक कि उनके नाम भी, वो हर राज्य में थोड़े अलग हो सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये राज्यों की अपनी ज़रूरतें, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी निर्भर करता है। आपको थोड़े बहुत वेरिएशंस मिलेंगे ही। जैसे हर शहर का अपने एक अलग स्वाद होता है, वैसे ही यहाँ अदालतों के नाम और थोड़ी बहुत कार्यप्रणाली में फर्क आ जाता है ना। हाँ बिल्कुल, भारत की विविधता यहाँ भी दिखती है। लेकिन अगर हम एक मोटा पैटर्न देखें, एक कॉमन स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, तो हाई कोर्ट के नीचे सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए आमतौर पर एक 3 स्तरीय मतलब 3 टियर संरचना होती है। 3 स्तर, जैसे एक पिरामिड? हाँ, अब बिल्कुल एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। सबसे ऊपर जिला लेवल की मुख्य अदालत, फिर उसकी नीचे का लेवल और फिर सबसे नीचे वो अदालतें जो आम लोगों के ज्यादा करीब होती हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल पर। ठीक है, तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है? जुडिशियल सिस्टम का हेड कौन है वहाँ? देखिए, जिले में जो सबसे ऊंची न्यायिक अथॉरिटी है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, वो डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। डिस्ट्रिक्ट जज, ओके। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक तरह के केस नहीं देखते। डिस्ट्रिक्ट जज के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल मतलब पहला मुकदमा भी सुन सकते हैं? हाँ, सीधे मामला सुनने का अधिकार। और एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है, यानी निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील भी सुन सकते हैं। बिल्कुल। सिविल और क्रिमिनल दोनों में। अरे वाह, ये तो काफी वाइड रेंज है पावर्स की। मतलब कोई बड़ा प्रॉपर्टी का झगड़ा हो या कोई सीरियस क्रिमिनल केस, दोनों इनके पास आ सकते हैं। और आप कह रहे हैं एक ही व्यक्ति ये दोनों रोल निभाता है? हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब वही जज साहब सिविल मामले देख रहे होते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। अच्छा। और जब वही जज क्रिमिनल केस की सुनवाई करते हैं तो उनका डेजिग्नेशन हो जाता है सेशंस जज। सेशंस जज। ओके। पद एक, व्यक्ति एक, बस केस के हिसाब से नाम अलग। कमाल है। जी हाँ, एक ही जज 2 अलग-अलग जिम्मेदारियां या कह सकते हैं 2 टोपियां पहनते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। तो इनका काम सिर्फ केस सुनना और फैसला देना ही है या इनकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां भी होती हैं? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, जो पढ़ाते भी हैं और स्कूल मैनेजमेंट भी देखते हैं। आपकी एनालॉजी बिल्कुल सही बैठती है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास जुडिशियल पावर्स तो हैं ही, मतलब केस सुनना, ट्रायल करना, फैसला देना, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास काफी महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं। अच्छा, जैसे वो जिले की पूरी जुडिशियल मशीनरी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। और इतना ही नहीं, जिले की बाकी जितनी भी निचली अदालतें हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उन सब पर इनकी सुपरवाइजरी पावर्स भी होती हैं। सुपरवाइजरी पावर्स? हाँ, मतलब देखरेख करना। हाँ, मतलब ये देखना कि निचली अदालतें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
वो एक तरह से जिले के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र बिंदु हैं। समझ गए। अब मान लीजिए कोई पार्टी डिस्ट्रिक्ट जज के सिविल फैसले से खुश नहीं है या सेशंस जज के क्रिमिनल फैसले से सहमत नहीं है, उसे लगता है अन्याय हुआ, तो अगला स्टेप क्या है? अपील कहाँ होगी? सीधा सुप्रीम कोर्ट? ओके, राज्य के हाई कोर्ट में। हाँ, हाई कोर्ट उस राज्य की सर्वोच्च अपीलीय अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट का नंबर तो बाद में आता है, वो भी खास कंडीशंस में। तो अगला पड़ाव हाई कोर्ट ही है। ठीक है। और ये सेशंस जज वाली भूमिका में सजा देने की शक्ति कितनी होती है इनके पास? कोई लिमिट है? जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला सिर्फ फाइन लगा सकता है, जेल नहीं भेज सकता, वैसा कुछ? नहीं, यहाँ लिमिट काफी ऊंची है। सेशंस जज के पास सजा देने के मामले में बहुत व्यापक अधिकार है। वो कानून द्वारा निर्धारित कोई भी सजा दे सकते हैं। कोई भी? मतलब जुर्माना, कुछ साल की कैद, आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ तक कि मृत्युदंड मतलब फांसी की सजा भी। फांसी भी? बाप रे, ये तो बहुत बहुत बड़ी पावर है। लेकिन क्या सेशंस जज का फांसी का फैसला फाइनल होता है? मतलब जज ने कह दिया और बस मान लिया गया? नहीं, यहीं पर हमारे लीगल सिस्टम को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी चेक है। सेफ्टी चेक कैसा? अगर कोई सेशंस जज किसी केस में डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड सुनाते हैं, तो उस सजा को तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जब तक कि उस राज्य के हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि मतलब कंफर्मेशन ना हो जाए। अच्छा, हाई कोर्ट की कंफर्मेशन जरूरी है? हाँ, ये मैंडेटरी है। चाहे दोषी व्यक्ति अपील करे या ना करे, हाई कोर्ट उस मामले के रिकॉर्ड को खुद देखेगा, जांच करेगा, और सिर्फ तभी जब हाई कोर्ट उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म करता है, तभी उसे लागू किया जा सकता है। ये तो बहुत जरूरी है। मतलब एक और लेवल की स्क्रूटनी हो जाती है सबसे गंभीर सजा के लिए। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जीवन लेने जैसे फैसले में कोई भी जुडिशियल एरर ना हो। ठीक है, तो ये जिले के टॉप जज, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज का लेवल क्लियर हो गया। अब उस पिरामिड में एक लेवल नीचे आते हैं। इनके ठीक नीचे कौन सी कोर्ट्स काम करती हैं? डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के नीचे मतलब पिरामिड के मिडिल टीयर पर सिविल साइड पर होती है कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, और क्रिमिनल साइड पर होती है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स यानी सीजीएम कोर्ट। सीजीएम, ओके। पहले सबऑर्डिनेट जज की बात करते हैं। इनके नाम से ही लग रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन है। इनका मेन काम क्या है? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट होते हैं। इनका मुख्य काम है सिविल मुकदमों मतलब सिविल सूट्स की सुनवाई करना। और यहाँ एक बहुत खास बात है। क्या? इनके पास असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है, अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिविल मामले में चाहे कितनी भी बड़ी रकम या प्रॉपर्टी का विवाद क्यों ना हो, ये उसकी सुनवाई कर सकते हैं। पैसों की कोई अपर लिमिट इनके जुरिस्डिक्शन पर नहीं लगती। अरे वाह, मतलब करोड़ों का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कोई बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का मामला भी इनके पास आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। इसका मकसद क्या हाई कोर्ट का बर्डन कम करना है? हाँ, ये एक बड़ा कारण है, ताकि ज्यादातर सिविल मामले जिला लेवल पर ही निपट जाएं और हाईकोर्ट पर बोझ कम हो। हाईकोर्ट्स के पास वैसे भी अपीलों और रिट पिटिशंस का काफी काम होता है। और इन सबऑर्डिनेट जजों को अलग-अलग राज्यों में कुछ और नामों से भी जानते हैं क्या? हाँ, इन्हें कहीं-कहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज क्लास 1 भी कहा जाता है, और कभी-कभी खास परिस्थितियों में इन्हें असिस्टेंट सेशंस जज की पावर्स भी दी जा सकती हैं। अच्छा, मतलब ये कुछ क्रिमिनल केस भी देख सकते हैं फिर? हाँ, पर वो सामान्य नहीं है। मेनली ये सिविल मामलों के ही जज होते हैं। ठीक है। और जो क्रिमिनल साइड पर आपने बताया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम, उनका क्या दायरा है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजेएम उन क्रिमिनल केसेस का ट्रायल करते हैं जिनमें कानून के तहत 7 साल तक की कैद मतलब इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। 7 साल तक की सजा वाले मामले, तो मतलब जो अपराध सीरियस हैं पर इतने नहीं कि उम्र कैद या फांसी दी जाए। जैसे शायद धोखाधड़ी के बड़े मामले या गैर इरादतन हत्या के कुछ केस या डकैती जिसमें ज्यादा चोट ना लगी हो, ऐसे मामले। हाँ, बिल्कुल सही समझिए। वो सारे क्रिमिनल केस जहां कानूनन मैक्सिमम सजा 7 साल तक की कैद हो सकती है, उनका ट्रायल सीजेएम करते हैं। ये सेशंस कोर्ट से नीचे क्रिमिनल मामलों की सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट होती है जिले में। ओके, तो ये मिडिल टियर भी क्लियर हो गया है, सिविल में सबऑर्डिनेट जज और क्रिमिनल में सीजेएम। अब आते हैं पिरामिड के सबसे निचले लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर कौन सी अदालतें हैं जो सीधे आम जनता से जुड़ी होती हैं? स्ट्रक्चर के सबसे निचले पायदान पर मतलब 3rd टियर पर सिविल साइड में होती है कोर्ट ऑफ मुंसिफ। मुंसिफ, हाँ, ये नाम तो सुना है फिल्मों कहानियों में। इनका क्या काम होता है असल में? हाँ, ये नाम काफी कॉमन रहा है। मुंसिफ कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड होता है, खासकर पैसों के मामलों में।
इनके पास लिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होता है। लिमिटेड मतलब ये मुख्य रूप से उन सिविल मामलों को देखते हैं जिनमें विवाद की रकम या प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, स्मॉल पेक्यूनियरी स्टेक वाले केसेस। अच्छा, छोटे मोटे पैसे के लेन देन या प्रॉपर्टी के झगड़े, जैसे मान लीजिए दो पड़ोसियों में कोई दीवार को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो गया। हाँ। या किसी दुकानदार ने ग्राहक को कोई खराब चीज दे दी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। या किसी ने किसी से 1000-2000 रुपए उधार लिए और लौटा नहीं रहा, ऐसे मामले मुंसिफ कोर्ट में जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी तरह के मामले जहां विवाद की मॉनेटरी वैल्यू एक तय लिमिट से कम हो। ये लिमिट अलग अलग राज्यों में अलग हो सकती है। वो मामले मुंसिफ कोर्ट में सुने जाते हैं। इनका मकसद ही यही है कि छोटे सिविल झगड़े निचले लेवल पर ही सुलझा जाएं। और इन्हें भी कुछ और नामों से जानते हैं। हाँ, इन्हें भी कुछ राज्यों में सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज क्लास 2 कहा जाता है। समझ गई। और क्रिमिनल साइड पर सबसे निचले लेवल पर कौन है? क्रिमिनल साइड पर सबसे निचले लेवल पर हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, संक्षेप में जेएम। जेएम, ओके। ये कौन से केस देखते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उन क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं जिनमें कानून के तहत मैक्सिमम 3 साल तक की कैद या फाइन या दोनों की सजा हो सकती है। ओके, 3 साल तक की सजा वाले, मतलब सीजेएम से भी कम सीरियस नेचर के अपराध। हाँ। जैसे कोई छोटी मोटी चोरी हो गई, या किसी ने गुस्से में आकर हल्की मारपीट कर दी जिसमें ज्यादा चोट नहीं आई, या सड़क पर रैश ड्राइविंग का केस हो गया जिसमें किसी को माइनर इंजरी हुई। हाँ बिल्कुल, इस तरह के अपराध जिनकी ग्रेविटी कम होती है और जिनमें लॉ 3 साल तक की सजा देता है, वो मामले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्राई होते हैं। अक्सर ये पहली कोर्ट होती है जहां किसी क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड को पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य जिलों की त्रिस्तरीय न्यायिक संरचना समझ आ गई। डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज, फिर सबऑर्डिनेट जज सीजीएम, और सबसे नीचे मुंसिफ जेएम। लेकिन हमारे देश में तो बड़े बड़े महानगर भी हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर। हाँ। क्या वहां भी यही सेम सिस्टम चलता है या कुछ अलग है? मेट्रोपॉलिटन शहरों में मतलब वो शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा होती है, वहां सबऑर्डिनेट जुडिशरी के स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर होता है। बेसिक प्रिंसिपल वही रहते हैं, पर नाम और सेटअप थोड़े अलग होते हैं। अच्छा, क्या अलग होता है? देखिए, सिविल साइड पर जहां सामान्य जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होती हैं, वहां मेट्रो शहरों में अक्सर सिटी सिविल कोर्ट्स होती हैं। सिटी सिविल कोर्ट्स। हाँ, और इनके जजों को प्रिंसिपल जज या एडिशनल जज कहा जाता है, और उनका जुरिस्डिक्शन भी डिस्ट्रिक्ट जज जैसा ही होता है। और क्रिमिनल साइड पर? हाँ, क्रिमिनल साइड पे क्या होता है? क्रिमिनल साइड पे सीजेएम और जेएम की जगह कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। हाँ, इनमें जो सबसे सीनियर होते हैं वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यानी सीएमएम कहलाते हैं, जो सीजेएम के बराबर होते हैं। ओके। और बाकी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यानी एमएम होते हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बराबर होते हैं। ओके, तो सीएमएम और एमएम काम और पावर्स लगभग वैसे ही, बस नाम और कोर्ट का नामकरण मेट्रो शहर के हिसाब से अलग है। एग्जैक्टली, मूल ढांचा वही, बस नाम और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं बड़े शहरों की जरूरतों के हिसाब से बदल दी जाती हैं। ठीक है, ये मेट्रो शहरों की व्यवस्था भी समझ आ गई। अब ये जो मेन 3 टियर हमने देखे, इनके अलावा भी क्या कोई और स्पेशल तरह की अदालतें होती हैं इस सबऑर्डिनेट जुडिशरी सिस्टम में? हाँ, इस मेन स्ट्रक्चर के अलावा भी कुछ खास किस्म की अदालतें हैं, जैसे कुछ राज्यों में और खासकर पुराने प्रेसिडेंसी टाउन्स में। प्रेसिडेंसी टाउन्स मतलब कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास और बाद में दिल्ली भी। इन शहरों में स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स भी स्थापित की गई हैं। स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स, छोटे कारणों की अदालत, ये नाम थोड़ा अजीब है। इनका क्या खास काम है? नाम भले ही थोड़ा ओल्ड फैशन लगे, पर काम इनका बड़ा प्रैक्टिकल है। ये कोर्ट्स खास तौर पर छोटे मूल्य के मतलब स्मॉल वैल्यू के सिविल मामलों को निपटाने के लिए बनी है। अच्छा, छोटे सिविल मामले। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इन मामलों का निपटारा एक समरी तरीके से करती हैं, समरी मैनर में। समरी मैनर मतलब जल्दी, संक्षिप्त प्रक्रिया से। हाँ बिल्कुल, इनकी प्रक्रिया सामान्य सिविल कोर्ट्स के मुकाबले ज्यादा तेज और संक्षिप्त होती है। मकसद यही है कि छोटे मोटे सिविल विवाद जैसे पैसों का लेन देन, किराया, कोई छोटी मोटी सर्विस या सामान का क्लेम, इनमें लोगों का ज्यादा टाइम और पैसा वेस्ट ना हो और ये जल्दी सुलझ जाए। ये तो बहुत ही यूजफुल लगता है, रोजमर्रा के छोटे मोटे सिविल झगड़ों के लिए एक तरह का फास्ट ट्रैक सिस्टम। अच्छा, इनके फैसलों का क्या होता है? क्या उनके खिलाफ अपील हो सकती है? देखिए, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं उन्हें आमतौर पर फाइनल माना जाता है। मतलब उनके खिलाफ रेगुलर अपील का प्रोविजन नहीं होता। फाइनल मतलब कोई और रास्ता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता बिल्कुल नहीं है।
हाई कोर्ट के पास इन कोर्ट्स के फैसलों पर रिवीजन की पावर होती है। रिवीजन, ये अपील से अलग कैसे है? रिवीजन में हाई कोर्ट पूरे केस को फिर से नहीं सुनता, जैसे अपील में होता है। रिवीजन में हाई कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि क्या स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने कानून के किसी जरूरी सवाल पर या प्रोसीजर में कोई सीरियस गलती तो नहीं की है। तो एक तरह की ओवरसाइट हाई कोर्ट की रहती है। ओके, समझ गई। रिवीजन की पावर है, अपील की नहीं। और क्या सबसे निचले लेवल पर, मतलब गांव के लेवल पर भी कोई जुडिशियल सिस्टम काम करता है? हमने सुना है पंचायतें भी फैसले करती हैं। हाँ बिल्कुल, कई राज्यों में बाकायदा कानून बनाकर पंचायत कोर्ट स्थापित की गई हैं। पंचायत कोर्ट्स? हाँ, ये अदालतें गांव या कुछ गांवों के समूह के लेवल पे काम करती हैं और बहुत ही छोटे मोटे मतलब पेटी सिविल और क्रिमिनल केस देखती हैं। इनका मेन मकसद होता है लोकल लेवल पे ही छोटे छोटे झगड़ों को सुलझा लेना। अरे हाँ, जैसे वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी ना, पंच परमेश्वर, जिसमें गांव के पंच मिलकर न्याय करते थे। तो ये पंचायत कोर्ट्स उसी ट्रेडिशन का एक मॉडर्न लीगल फॉर्म है। हाँ, आप कह सकते हैं। और इनके अलग अलग राज्यों में कई नाम भी होते हैं। अच्छा, क्या क्या नाम होते हैं? जैसे न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत, ऐसे कई नाम हैं। बेसिक आइडिया वही है कि गांव के लोगों को अपने छोटे मोटे डिस्प्यूट्स के लिए शहरों की अदालतों तक न जाना पड़े, लोकल लेवल पर ही सुलह समझौते या छोटे मोटे न्याय से काम चल जाए और कम्युनिटी में शांति बनी रहे। ये जस्टिस को एकदम ग्रास रूट लेवल तक ले जाने की कोशिश है। तो ये जो पूरा ढांचा हमने देखा, जिले के टॉप पर डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, फिर मिडिल लेवल पर सबऑर्डिनेट जज और सीजेएम, फिर सबसे नीचे मुंसिफ और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और इनके साथ साथ ये स्पेशल कोर्ट्स जैसे स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स और गांव की पंचायत अदालतें, ये सब मिलकर भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका यानी सबऑर्डिनेट जुडिशरी बनाते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे संविधान और कानून बनाने वालों ने जस्टिस को समाज के अलग अलग लेवल्स तक पहुंचाने के लिए एक बहुत डिटेल्ड और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। हर लेवल की कोर्ट का अपना एक डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन है जो केस की प्रकृति, उसकी सीरियसनेस और उसकी मॉनिटरी वैल्यू पर बेस्ड है। हाँ, ये बात तो साफ है कि स्ट्रक्चर काफी डिटेल्ड है और थ्योरी में तो हर तरह के मामले के लिए एक सही फोरम बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी आती है क्या? कि इतने सारे लेवल्स, इतनी प्रक्रियाएं, इतनी अलग अलग अदालतें, इनके होते हुए भी क्या एक आम नागरिक के लिए, जिसे शायद कानून की बारीकियां नहीं पता, जिसके लिए वकीलों की फीस देना मुश्किल हो सकता है, क्या उसके लिए इस सिस्टम में नेविगेट करना और टाइम पर जस्टिस पाना वाकई आसान है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। या फिर कभी-कभी ये स्ट्रक्चर खुद ही इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग, एक भूल भुलैया जैसा बन जाता है कि न्याय ढूंढने वाला इंसान उसी में उलझ कर रह जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचने और सुधार करने की जरूरत है, ताकि ये ढांचा सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि असलियत में भी न्याय को एक्सेसिबल और इफेक्टिव बना सके। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिस्टम की एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी पर एक निरंतर डिबेट का मुद्दा है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 35 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर हमारी आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।